चलिए शुरू करते हैं। कल कहाँ थे? हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स। हाँ जी, बताइए टॉपिक मुझे। अच्छा, फ्रिक्शन चल रहा था। दो पढ़ लिए थे, फ्रिक्शन के टाइप पढ़ रहे थे हम। तो टाइप में कितने कितने होते हैं? 4 होते हैं ना। पहला हमने क्या बोला था? स्टैटिक, पढ़ लिया था हमने। दूसरा लिमिटिंग, ये भी पढ़ लिया था हमने। तीसरा स्लाइडिंग, ये पढ़ना था। स्लाइडिंग फ्रिक्शन देखिए क्या है, इसको पढ़ना था। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का हिंदी में मतलब क्या होता है? सर्पी या गतिज घर्षण। तो ये तब लगता है जब किसी इंक्लाइंड प्लेन पर, मैंने लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में बताया था, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में बताया था कि ये स्टैटिक का हाई वैल्यू है। जब वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मूव हो या बिल्कुल स्लिप करने वाला हो, सरकने को हो, तब जो फ्रिक्शन अप्लाई होता है सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में, उसको कौन सा फ्रिक्शन कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सर्पी या गतिज फ्रिक्शन। तो ये जो फ्रिक्शन है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि किसी इंक्लाइंड प्लेन पर हो, इंक्लाइंड प्लेन का मतलब समझते हैं? तिरछा कोई प्लेन हो, आनत तल बोलते हैं। जैसे इस तरह का कोई प्लेन हो और इस पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, ये ऑब्जेक्ट है, तो इधर के साइड में क्या होगा? ये स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा? तो स्लाइड करेगा, तो इसके सरफेस में इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो इस गति के अपोजिट साइड में जो फ्रिक्शन काम करेगा, उस फ्रिक्शन को कौन सा फ्रिक्शन बोलेंगे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्योंकि ऑब्जेक्ट गति में है और गति के कारण लग रहा है। गति में मतलब मैं ये कह रहा हूं स्लाइड कर रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मूविंग ऑब्जेक्ट, रोलिंग ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है, स्लिप कर रहा है, रोल नहीं कर रहा, घूम नहीं रहा है, लुढ़क नहीं रहा है, ये फिसल रहा है। तो इंक्लाइंड या आनत तल पर किसी वस्तु को रखते हैं तो वह गति में होता है। उस वक्त जो जमीन और वस्तु के बीच में घर्षण बल काम करता है, उस घर्षण बल को क्या कहते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। समझ में आई बात? अच्छा, एक और बात, मैंने शुरू में जब फ्रिक्शन स्टार्ट किया था कि ये एक वीक फोर्स होता है, तो ये भी बताया था मैंने घर्षण के बारे में कि घर्षण जो होता है हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ये बताया था ना। तो ये देखिए कहाँ लगेगा, ये इधर साइड में मोशन करेगा तो ये लगेगा किधर? इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, क्या ये बात समझ गए? इसका डेफिनेशन लिखवाना पड़ेगा। सिंपल कोई एक लाइन में लिख लीजिए कि आनत तल पे कोई वस्तु रहता है तो वो स्लिप करेगा या स्लाइड करेगा आनत तल पर। मैं लिखवा ही देता हूं, लिख लीजिए इसको। कौन सा है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं
सर्पी घर्षण या गतिज घर्षण जब कोई वस्तु को बोलेंगे ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन, हिंदी में लिखेंगे आनत तल से स्लिप कर रहा होगा या स्लाइड कर रहा होगा, फिसल रहा होगा, फिसलता है, तब जो घर्षण या जो फ्रिक्शन वर्क करता है, जो फ्रिक्शन लगता है, उसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन या गतिज या सर्पी घर्षण कहते हैं। आइए, ठीक है, तो ये हुआ हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे एक चित्र बना लीजिएगा, ऐसे इंक्लाइंड प्लेन और एक ऑब्जेक्ट, दिशा दे दीजिएगा इसके फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में। डायरेक्शन इमेज रहेगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। इमेज कैसा होगा कि जैसे कोई एक ऐसे प्लेन बना लिया, थोड़ा सा और ऐसे इंक्लाइन कर लेते हैं, और इस पे एक ऑब्जेक्ट लगा दिया ऐसे। ऑब्जेक्ट पे हमने बल इधर साइड में ये जा रहा है, ये किधर जा रहा है, इधर स्लिप करेगा, जाहिर सी बात है इधर स्लिप करेगा। तो जब इधर स्लिप करेगा तो इसके जो अंदर घर्षण लगेगा इधर इसके सरफेस पे, ये वाला, ये जो फ्रिक्शन काम करेगा, इस फ्रिक्शन को जो बोलेंगे वो बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, चित्र के जरिए दिखा दीजिएगा, जल्दी समझ में आएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बाद रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, तो रोलिंग फ्रिक्शन को क्या कहते हैं? हाँ, हिंदी में लोटनिक, लेकिन ये क्या करता है? ये लुढ़कता है, ये स्लिप नहीं करता। जब वस्तु लुढ़कता है, जैसे कोई एक सिलेंडर का एग्जांपल लीजिए। सिलेंडर जब कभी किसी को पहुंचाया जाता है, मान लीजिए आपके पास कोई साधन नहीं है, सिलेंडर किसी के घर ले जाना है, तो सिलेंडर को खींच के ले जाना ज़्यादा आसान रहेगा कि लुढ़काते हुए? मतलब कि लुढ़काने में आपको कम एनर्जी लगेगा। इससे यह भी साबित होता है कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू लोटनिक फ्रिक्शन या रोलिंग फ्रिक्शन के। किसी चीज़ को रोल कीजिएगा तो कम एनर्जी लगेगा। तो वही बात है, इसमें क्या होता है? जब व्हेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? रोलिंग कंडीशन में हो, कंडीशन में होता है। रोलिंग कंडीशन का मतलब लुढ़कता है, लुढ़कता है तो जो फ्रिक्शन काम करेगा या जो फ्रिक्शन काम करता है, लुढ़कता है तो यहां जो फ्रिक्शन काम करता है, यहां जो फ्रिक्शन काम करता है वह क्या कहलाता है? रोलिंग फ्रिक्शन। ये मैं जो भाषा लिखवा रहा हूं बहुत सामान्य भाषा है, इसको आप एक एक लाइन में पॉइंट देके लिख सकते हैं समझने के लिए। ये डेफिनेशन, हाँ, ये डेफिनेशन हो सकता है कि आपको स्टेटमेंट में, 4 स्टेटमेंट में पूछ दे एक एक लाइन में,
तो आपको जानकारी होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि इससे प्रश्न नहीं बनाया जाता, स्टेटमेंट के तौर पे लिखा जाता है ये। जैसे ये पूरा डेफिनेशन ही स्टेटमेंट में लिख दे कि ये होता है। जैसे आपको कंफ्यूज करना हो तो वो कैसे साइकोलॉजी अपनाएंगे, वो बोलेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब गतिमान हो लेकिन वो लुढ़कता हुआ हो तो इसमें सर्पी फ्रिक्शन काम करता है या सर्पी घर्षण काम करता है। आपने इतना सुन लिया, सर्पी घर्षण काम करता है, पढ़ लिया। पहले वाले स्टेटमेंट पे ज़्यादा जोर देते हैं कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ते हैं तो। पहला आपने पढ़ लिया, पहले उसने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट गति में है किंतु वह रोल कर रहा है, लुढ़क रहा है, स्लिप नहीं कर रहा है। ऐसे नहीं लिखेगा कि स्लिप कर रहा है, लुढ़क रहा है। तो दिमाग में पहला जाएगा गति कर रहा है। तो गति कर रहा है तो आप उसको लिख देंगे कि सर्पी है। लेकिन जब लुढ़केगा तो क्या है, लोटनिक फ्रिक्शन है। ये फ्रिक्शन है रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्टेटमेंट पे ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्न आए तो। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ भाई बताओ, इतना कैसे गुमशुदा की तरह बैठे हो? कुछ खो गया है आप लोगों का? नहीं ना? तो इतना ऐसे कैसे मन गुप्त बैठे हुए हो, शांत इतना? आप पहले यहां से हाथ हटाइए। युवा हो यार, यंगस्टर हो, मतलब ऐसे बैठ गए हो आगे चुपचाप। पानी वानी पी लो एक बार, थोड़ा एनर्जेटिक। हाँ आइए आइए आइए। चलिए, क्या ये बात समझ में आई इतना? ठीक है। अब जो मुद्दे की बात है, मैंने बता भी दिया प्रश्न कैसे आएंगे। स्टेटमेंट में आएंगे तो ध्यान से पढ़ना है स्टेटमेंट, ठीक है? इस पे स्टेटमेंट पे आ सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन कैसे लिखेगा वो, एक एक लाइन में स्टेटमेंट लिख देगा। यूपीएससी का क्या ट्रेंड है, आजकल किसी छोटे छोटे शब्द को स्टेटमेंट में लिख देता है कि इसका स्टेटमेंट का मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ऊपर नीचे करके। तो उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से पढ़ना है स्टेटमेंट। अब बात करते हैं जो आपके परीक्षा में इससे प्रश्न बनाए जाते हैं। अब जरा सोचिए, मैंने सबसे पहले जो फ्रिक्शन बताया था वो कौन सा फ्रिक्शन बताया था? स्टैटिक फ्रिक्शन। पॉइंट देके लिखिएगा ऐसे, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है? अच्छा पहले भी देख लीजिए फिर लिख लीजिएगा एक लाइन में, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब मुझे बताइए कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा कि क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन? स्लाइडिंग फ्रिक्शन इससे कम लगेगा रोलिंग फ्रिक्शन। समझ लीजिए इसको कैसे। जब भी आपके परीक्षा में पूछे कि कौन फ्रिक्शन सबसे ज्यादा लगता है, स्टैटिक, क्योंकि ये आपके अप्लाइड फोर्स से ज्यादा होता है, तभी तो हिल नहीं रहा है ना। अगर इसमें क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन, हाँ इससे ज्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है? लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा मतलब कम स्लाइडिंग और इससे कम रोलिंग। खींचने वाला में उदाहरण समझ ही लिया आपने कि किसी चीज को आपको लुढ़काने में ज्यादा आसानी होती है, खींचने में ज्यादा दिक्कत होती है। वो ट्रॉली वाला बैग देखे हैं आप? जाहिर सी बात है मंगल ग्रह से थोड़ी आएंगे, नहीं देखे होंगे, देखे ही होंगे। तो उसको जब लुढ़का, मान लीजिए चक्का टूट गया, तो अब बताइए वो चक्का टूट गया तो खींचने में तो ज्यादा मेहनत लगेगा। इसका मतलब क्या है कि जो फ्रिक्शन स्लाइडिंग है वो ज्यादा लगता है, तभी ना आपको ताकत लग रहा है खींचने में। स्लाइडिंग का मतलब क्या है, स्लिप कर रहा है। और रोलिंग का मतलब क्या है, लुढ़क रहा है, नाच रहा है, घूम रहा है। पहिया जब घूमता है तो रोलिंग में है, लेकिन वही पहिया रुक जाता है तो खींचने में दम निकल जाता है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे? तो इस तरह से आपके परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछेगा कि इस तरह से दे दिया और इसी में चारों में अलग अलग कर देगा। अब परीक्षा का तनाव आपने ठीक से नहीं देखा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि वैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि स्टैटिक में ज्यादा होता है, फिर उसके बाद स्लाइडिंग में, और वो उसके बाद रोलिंग में। अच्छा लिमिटिंग इसका क्या है, हाईएस्ट पिक है, तो इसके और इनके बीच में लिमिटिंग लाई करेगा। लीजिए लिख ही देते हैं,
स्टैटिक फ्रिक्शन, इससे कम लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन इसका हाई पिक है, मतलब अब सरकने को है, तब सरकने को है, टेंड्स टू मूव वाला कंडीशन है, तो जाहिर सी बात है इससे कम ही होगा। और अगले कंडीशन में स्लिप कर गया, और इसके अगले कंडीशन में स्लिप नहीं कर रहा है, रोलिंग कर रहा है। समझ में आई बात? तो ये है हमारी कहानी इसमें। अब हम पढ़ेंगे कि जो फ्रिक्शन को कैटेगराइज कैसे किया गया है। अब हम ये पढ़ेंगे, दो तरह से कैटेगराइज किया गया है फ्रिक्शन को। ठीक है, इस बात को लिख लिया आपने? मैं फिर से बोल रहा हूं, इस तरह के प्रश्न में इधर उधर करके 4 विकल्प दे देगा, बोलेगा निम्न में से, कूट वाला बोलेगा निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, 1 2 2 1 केवल 1, ऐसे करके। तो आपको सॉल्व करना है, आपको इससे ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए यहां से देखिए, ये है फ्रिक्शन। तो भाई फ्रिक्शन को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक है पॉजिटिव फ्रिक्शन और एक है नेगेटिव फ्रिक्शन। जो पॉजिटिव फ्रिक्शन है मेरे बच्चों, ये वे फ्रिक्शन है जिससे आपको लाभ होता है, क्योंकि फ्रिक्शन से दोनों होती हैं बातें, लाभ भी मिलता है और हानि भी होती है, लॉस भी होता है और बेनिफिट भी होता है। लॉस और बेनिफिट। लॉस कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं जल्दी जाना है और अब रेतीले जमीन पे हैं, बालू वाले जमीन पे हैं, आप ज़्यादा तेजी से नहीं चल सकते क्योंकि बालू पे ज़्यादा फ्रिक्शन लगता है। मान लीजिए कि आपको फिर ज़्यादा जाना है और बर्फ़ पे चल रहे हैं, तो भी दिक्कत। ठीक है, तो ये नुकसान है आपको। अच्छा, बहुत कम घर्षण रहेगा तो मशीन भी नहीं चलेगी, अब बहुत ज़्यादा घर्षण रहेगा तो मशीन टूट जाएगी। ये भी तो होता है, मशीन के पार्ट पुर्जे एक प्रॉपर फ्रिक्शन चाहिए उसमें, अगर हाई फ्रिक्शन हो तो मशीन के पार्ट पुर्जे टूट जाते हैं। बहुत कम फ्रिक्शन है तो मशीन फ्री हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि जिससे आपको लाभ हो रहा है उसको बोलेंगे पॉजिटिव फ्रिक्शन, और जिससे आपको लॉस हो रहा है उसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे हिंदी में सकारात्मक। और इसको बोलेंगे नकारात्मक घर्षण। इसको बोलेंगे सकारात्मक, तो मतलब जिससे बेनिफिट हो, क्या हो? जिस घर्षण से आपको लाभ हो, यानी कि बेनिफिट हो, और जिससे आपको क्या हो? लॉस हो, हानि हो, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे उसको? नकारात्मक। अब देखना है कि फ्रिक्शन में क्या लाभ है, क्या हानि है। लाभ हानि से क्यों लिखवा रहा हूं कि एक प्रश्न पूछा था एक बार कि निम्न में से कौन सा पार्ट लगा देने से फ्रिक्शन का स्वरूप बदल जाता है। मतलब स्वरूप बदलने का मतलब है कि अगर वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है तो अब वो रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो इसका उत्तर था बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग समझते हैं? बॉल बियरिंग में अगर मतलब किसी भी पार्ट में बॉल बियरिंग लगा देते हैं तो वो पार्ट लोटनिक हो जाता है, मतलब वो रोलिंग करने लगता है। मान लीजिए ये बॉल है हमारा, क्या है? ये क्या है? अरे सबके पास है भाई, ये बॉल है तभी तो ऐसे घुमा पा रहे हो। ये पटेला, इसको पटेला बोलते हैं। अब ये पटेला है तो उठ बैठ कर रहे हैं। हिंज है ये, हिंज कुंजी, मतलब ऐसे कि ऐसे कोई ऐसे उल्टा नहीं जाता है ना।
पटेला यही काम कर रहा है पाँव के, मान लीजिए उल्टा हो जाए तो चले कभी गलती से ऐसे पाँव ऐसे हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो हमारा जो अरेंजमेंट है फिजिकल अरेंजमेंट वैसा है। ये क्या है? बॉल है। तो इसमें एक ऐसा ये एक एरिया है, इसमें बैरिंग लगा हुआ है, ये नाच रहा है, घूम रहा है। और यही होता है पुराने जब हो जाओगे ना तुम, दादी के या दादा के उम्र के, तुम्हारे दो दो पोते पोतियों के पोते पोतियों खेल रहे होंगे और तब मान लो जिंदा रहे तुम, तो मुंह में बाजा का वैसे तुम हाँफते हुए बोलोगे, तुम मान लो, तो उस वक्त तुम्हें जैसे खड़े होकर बोले अरे बड़ा दर्द, क्या हो रहा है? तुम्हारा वो काम नहीं कर रहा है। क्या नहीं काम कर रहा है? हाँ, वो फ्रिक्शन ज़्यादा हो गया है, वो तेल खत्म हो गया है। डॉक्टर के पास जाते हो तो बोलता है ना कि ग्रीस खत्म हो गया है, समझाने के लिए साधारण भाषा में, तो वो वहाँ यूरिया भर जाता है, तो इसलिए दिक्कत होता है। मेरे कहने का मतलब समझ गए ना? बॉल बियरिंग जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसको कन्वर्ट किस में कर देता है? लोटनिक में। मतलब लोटनिक मतलब रोलिंग फ्रिक्शन में। तो लाभ हानि में लिख लीजिए, मैं 3-4 पॉइंट लिखवा देता हूं। लाभ और हानि किससे? किससे? घर्षण से। तो आप इंग्लिश वाले लिख लेंगे साधारण, लॉस एंड बेनिफिट ऑफ फ्रिक्शन। लॉस क्या है, लॉस क्या है और बेनिफिट क्या है? तो देखिए, बर्फ पे चलना मुश्किल होता है। बर्फ पे चलना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि घर्षण ना के बराबर होता है। क्योंकि घर्षण या फ्रिक्शन नहीं के बराबर होता है। अच्छा, ये प्रश्न कहीं ना कहीं छोटे छोटे एग्जामों में पूछे गए हैं, जैसे मिल भी जाएंगे शायद। अच्छा, आज नहीं लाए प्रश्न, मैंने बोल दिया था प्रश्न इकट्ठा करने के लिए, मैंने दे भी दिए थे, तो अगर पेन ड्राइव में है तो मैं उसको दिखा दूंगा। दूसरा, एक तो बर्फ पे, बालू पे चलना कठिन होता है। मुश्किल होता है क्योंकि, बताइए, घर्षण ज्यादा होता है, घर्षण अधिक होता है। मतलब बर्फ पे चलना आसान होता, मतलब बर्फ पे चलना इसलिए मुश्किल होता है कि बर्फ पे फ्रिक्शन होता ही नहीं है। बालू पे चलना कठिन होता है क्योंकि बालू में फ्रिक्शन ज्यादा होता है। बॉल बियरिंग के माध्यम से स्लाइडिंग फ्रिक्शन को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? बॉल बियरिंग के माध्यम से स्लाइडिंग जो फ्रिक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रोलिंग में। बॉल बेयरिंग बॉल बेयरिंग लगा देने से आपका घर्षण रोलिंग में बदल जाएगा। मतलब अगर स्लाइडिंग फ्रिक्शन है तो वो रोलिंग फ्रिक्शन में हो जाएगा। मैं एक बात को 3-3, 4-4 बार बोल रहा हूं, तो उसको सुनना भी है और याद भी कर लेना है यहीं पे। कलम तो चले, कलम कम लिखे। जैसे मैं बोल रहा हूं बहुत सामान्य भाषा में बोल रहा हूं, आप एक एक लाइन करके भी अपने हिसाब से समझने के लिए नोट्स बना सकते हैं। पूरा लंबा चौड़ा किताब लिखने की ये जो लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। ये एक समझ वाली लाइन है जो मैंने बोला है, ठीक है। इसे याद नहीं किया जाता, इसे समझा जाता है। याद करना होता तो मुझे किसी नोट्स के सहारा से पढ़ाना होता। चीजें समझ जाओगे तो दिक्कत नहीं होगी, आप उसके मीडियम को तलाशी लोगे कि मैं किस तरह बच्चों को बताऊं, ठीक है। बॉल बियरिंग के माध्यम से स्लाइडिंग फ्रिक्शन किस में बदल जाता है? अच्छा, ज्यादा फ्रिक्शन होने से मशीन के पार्ट पुर्जे टूट जाते हैं, तो ये नुकसान ही तो है। और
कम घर्षण होने से मशीन चल नहीं पाता, क्योंकि तो ये आप लिख लेंगे या आप समझ में आ गया? ठीक है, कर लेंगे बात, आ गया। अब एक नया टॉपिक लिखेंगे घर्षण में, उसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो हेडिंग डालिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? घर्षण गुणांक। तो ये कहता है, इसको थोड़ा सा समझिएगा, ये एक सरफेस पे है, ये एक सरफेस पे है, मान लीजिए ये सरफेस। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कहीं सरफेस पे है, जैसे आप चेयर इस बेंच पे बैठे हो, तो आप बैठे हो तो आप अपने वजन के बराबर, धरती जितना से खींच रही है, भार बेंच पे लगा रहे हो। बेंच उतना ही बल आपको लगा रहा है, आपको स्टैंड करने में, आपको उठा के रखने में। ऐसा नहीं है कि आप ही लगा रहे हो, बेंच आप पे एक फोर्स लगा रहा है, वो बिल्कुल वर्टिकली लगा रहा है, जिसका नाम है नॉर्मल फोर्स। उसको हिंदी में बोलते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया। ठीक है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पे नीचे लगाएगा क्या? mg लगेगा कि नहीं लगेगा? और कोई भी बल अकेले नहीं होता, अगर दो सरफेस के बीच में टकराए, न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से। तो इसके अलावा इसके ऊपर एक और फोर्स काम करता है, उसको बोलते हैं नॉर्मल या बोलते हैं आर। नॉर्मल या आर, जैसे एन से ही कहीं कहीं सूचित करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं आर, या नॉर्मल ही बोलते हैं, या रिएक्शन ऑफ, मतलब वर्टिकल रिएक्शन बोलते हैं, या हिंदी में बोलते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया। ठीक, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अभिलंब प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया क्यों? क्योंकि नीचे एक बल लगा रहा है, ये तभी स्टेबल है जब यहां से एक ऊपर इसके इसके नीचे वाले सरफेस से इस पे ऊपर बल लग रहा है, और ये नीचे वाले धरती इसको खींच रही है mg से। अब बात यहां तो इतना है, ठीक है, लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि एक बल काम कर रहा है, इस पे एक फोर्स लग रहा है इधर के साइड में। ये फोर्स इधर से लगा देते हैं, इस पे एक फोर्स लग रहा है। ठीक, ओहो, चलिए ठीक है, इधर से एक फोर्स लग रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रखा गया है, तो इस पे जो अप्लाइड फोर्स है, ये जो फोर्स है अप्लाइड फोर्स है, आरोपित बल, ये जो बल है इस आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समान अनुपात का होगा। क्या होगा? समानुपाती होगा। मतलब F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R के। यही एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कह रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो जो फोर्स होता है, जो नॉर्मल लगता है ना इस पे, उसके समान अनुपात का होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम हिंदी में वैसे कैसे लिखेंगे? आरोपित बल या अप्लाइड फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या आरोपित बल अभिलंब प्रतिक्रिया के समान अनुपात का होगा। यही है मतलब, अर्थात F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यही कह रहा है। फिर से
ठीक है, फिर से समझा देंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है ना, सब लोग देख रहे हो। अभी मैं इधर से इसको धक्का दे रहा हूं, राइट, तो मैं उधर ढकेल रहा हूं इसको। इस सरफेस और इसके बीच में घर्षण काम करेगा किधर? जब इधर बल लग रहा है तो घर्षण काम किधर करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में, इधर, यही ना। तो ये कह रहा है कि जो बल आरोपित कर रहे हो वो जो अभिलंब प्रतिक्रिया है उसका समान अनुपात में होगा। समान अनुपात का मतलब कि जितना आप बल लगाओगे उसी हिसाब से इस पे नॉर्मल काम करेगा। मतलब कभी ऐसा देखे हो कि ओवरब्रिज बनता है तो ऐसे क्यों नहीं बनता है, ऐसे क्यों बनता है? मतलब अगर किसी चीज को बहुत ज्यादा तेजी से खींचोगे ना तो उसका जो ऊपर लगने वाला बल है वो कम हो जाता है, या मतलब जितना तेजी से करोगे उसी हिसाब से वो बल लगेगा। कहने का मतलब ये है, आरोपित बल, ये जो फ्रिक्शन है, अगर बहुत तेजी से करेंगे, बहुत तेजी से वस्तु स्लाइड हो रहा है ना, तो एक टाइम के बाद तक जो फ्रिक्शन लगता है वो कांस्टेंट हो जाता है। नहीं, मतलब तेजी से खींचोगे तो घर्षण एक टाइम के बाद पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वो बल आराम से प्रॉपर वे में काम करता है। तो यही कह रहा है कि जो बल लगाओगे, ठीक है, तो वो बल आर के समानुपाती होगा। ये जितना होगा आर उतना ही बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि ये 4 है, ठीक है, और ये 16 है, तो समानुपाती का मतलब होता है इक्वल नहीं, रेशियो का बढ़ना बराबर होगा। अगर मैंने बोला कि इसमें 4 का हमने ऐड कर दिया, तो जब आप इसमें 4 ऐड करोगे तो ये 20 हो जाएगा। अभी भी रेशियो सेम है, इसको 4 करेंगे तो ये क्या है, 8 हो जाएगा, इसमें 4 करेंगे तो 20 हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब रेशियो के हिसाब से ये बढ़ता है। तो इसमें एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो साइन है, इसको हटाने के लिए म्यू लगाते हैं। ऐसे आपको मालूम है कि कोई भी प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाने के लिए कांस्टेंट टर्म का यूज किया जाता है, हमेशा से किया जाता है। ये क्यों किया जाता होगा? ये फिजिक्स का एक टर्मिनोलॉजी है कि इक्वल करने के लिए कांस्टेंट वैल्यू दिया जाता है, ठीक है। ये है, होता है हर एक चीज के लिए। मतलब ये मैथमेटिक रूल है कि अगर इसको, अच्छा मान लीजिए कि इक्वल है, तो इक्वलिटी को हटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाना है, तो हम उस कांस्टेंट को हटा देंगे, ऑटोमेटिकली ये लग जाएगा। तो इसमें म्यू और आर करते हैं, तो यहां म्यू बराबर क्या हो जाता है, एफ बाई आर। ये होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, इसका जो वैल्यू होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है। 0 और 1 के बीच में म्यू जो होता है 0 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू होती है। और ये मजेदार बात है, यूपीएससी के एक स्टेटमेंट में यूज किया गया था कि निम्न में से, जैसे स्टेटमेंट में था कि मात्रक विहीन होता है और डायमेंशन लेस होता है, मतलब यूनिट लेस और डायमेंशन लेस। तो ये जो माइक्रो है ना, ये जो कोफिशिएंट है, फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है, ये डायमेंशन लेस होता है और यूनिट लेस होता है। तो ये भी पॉइंट लिख लीजिएगा कि इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। और दूसरा कि ये डायमेंशन लेस और एंड यूनिट लेस होता है। डायमेंशन लेस और यूनिटलेस होता है। डायमेंशन लेस और यूनिटलेस होता है। 0 1 के बीच में इसकी वैल्यू वेरी करती है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, 0 से कम नहीं हो सकता। अब एक और लाइन इसी में लिख लीजिए कि फ्रिक्शन के अंदर किया गया कार्य हमेशा निगेटिव होता है। फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा जो काम किया जाता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। फ्रिक्शन के द्वारा किया गया कार्य हमेशा नेगेटिव होता है। ये लाइन ध्यान रखिएगा, ये सब लाइन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं।
क्या आपको फ्रिक्शन समझ में आया? एक बहुत बढ़िया, अब जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उससे संबंधित एक प्रश्न देंगे आपको, वो प्रश्न डील करना है आपको, लेकिन पहले हम कॉन्सेप्ट बताएंगे। हैं? क्या? फिर से? हाँ, निगेटिव होता है। लड़कियां, समझ में आ रहा है? ठीक, आ रहा है ना आप लोगों को? पुरुष, संघर्ष पथ पे जो मिले ये भी सही वो भी सही, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो मिले ये भी सही वो भी सही। शिवमंगल सिंह सहाय की कविता है। वो कहते हैं कि हार हो या जीत हो, कभी मन थक जाता होगा कि क्या ये बीपीएससी निकलेगा, कि पढ़ते रह जाएंगे 4-5 साल तक। अगर ऐसा विचार आ रहा है तुम्हारे मन में तो एकदम सही डायरेक्शन में हो, ऐसा आना चाहिए। सबको पढ़ते पढ़ते एक बार को ऐसा लगता है कि छोड़ छाड़ दे, क्या चलो शादी विवाह कर लेते, काम खत्म करते, हो गया। लेकिन ये सब आने के बावजूद अपने आप को कंट्रोल करके ओवरकम करते चलते रहना चाहिए। यही होता है एक विद्यार्थी लाइफ में, ये सारी चीज़ें उतार चढ़ाव होती हैं। चलिए, ये रहा फ्रिक्शन चैप्टर। अब आपका क्या काम है? घर्षण से पूछे गए प्रीवियस ईयर के पेपर, एक एग्जाम में नहीं कि बीपीएससी में क्या पूछ रहा है। भैया बीपीएससी का नेचर समझिए, एनालिसिस करके समझिए। बीपीएससी अपने तक सीमित नहीं रहता, वो छत्तीसगढ़ से उठा लेगा, एमपीपीसी से उठा लेगा, यूपीएससी से उठा लेगा, उठाता है, ऑप्शन चेंज करेगा बस। तो आपका काम क्या है? मतलब इस टॉपिक से, अब जैसे फ्रिक्शन और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हो गया, तो आपको बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है। आप घटना चक्र और लूसेंट का जो पीछे का होता है चैप्टर वाइज वो दोनों कर जाइए। और अगर इसके अलावा इस चैप्टर से गूगल सर्च कर लीजिए भाई, इस चैप्टर से और तरह के प्रश्न जहां से भी मिले वहां से उठाइए। नहीं समझ में आ रहा है तो मास्टर हैं आपके पास, आपने पढ़ाया सर, इसको डील करवाइए। और हमारा पूरा धर्म बनता है कि आप कहीं से भी खोज के लाइएगा इस चैप्टर से जो पढ़ लिए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमको उस कंसेप्ट को बताना फर्ज है हमारा, और धर्म भी है, हम बताएंगे आपको, ठीक है। अब जरूरी ये है कि आप भी तो काम करें उस पर। शुरू करें नया चैप्टर, वर्क पावर एनर्जी। हमने क्या क्या पढ़ लिया एक बार देख लेते हैं। हमने पढ़ा यूनिट एंड डायमेंशन। दूसरा पढ़ा वेक्टर एंड स्केलर। तीसरा क्या पढ़ा? स्पीड एंड वेलोसिटी। चौथा पढ़ा था हमने लॉ ऑफ मोशन, यही ना, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। आज फ्रिक्शन हमारा समाप्त हो गया। आज हम 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, वर्क पावर एंड एनर्जी। चलिए, और इन सब से आपको प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, कहीं से भी कुछ भी प्रश्न हो करिए, चाहे वो यूपीएससी का प्रश्न हो, बीपीएससी का हो, किसी भी पीसीएस का हो, किसी भी दारोगा का हो, सबऑर्डिनेट का हो, कहीं से सीजीएल का हो, पढ़िए, बनाइए। चलिए, वर्क पावर एंड एनर्जी, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कार्य, शक्ति और ऊर्जा। ये चैप्टर है और इस चैप्टर को हम शुरू करेंगे कार्य से। वर्क, क्या होता है कार्य? कोई बताएगा? समय अंतराल।
मतलब ये होता है समय की दर को नहीं, दर बोलेंगे तो वो शक्ति हो जाएगा। देखिए जब आप मतलब वैसे सामान्य सरल भाषा में वैसे नहीं जाएं तो कार्य क्या है, तो किसी क्रिया को संपादित करना कार्य है, एक सामान्य भाषा। साइंटिफिक भाषा क्या है कि अगर किसी वस्तु पे आप बल लगा रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स के डायरेक्शन में, ध्यान से सुनिएगा, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो तब हम बोलते हैं कि कार्य हुआ है। जैसे मैं इस दीवार पे बल लगा रहा हूं और ये दीवार खिसक नहीं रहा है, तो इसमें मेरा काम नहीं है, बट मैं एनर्जी लगा रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप बल आरोपित कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स के डायरेक्शन में जितना, फिर से इस लाइन को सुनिएगा, जितना देर तक फोर्स अप्लाई करेंगे उस फोर्स के द्वारा उतना डिस्प्लेसमेंट कार्य कहलाता है। अब जो बोले हैं उसको और इस एग्जाम्पल को सीखिए। जैसे मान लीजिए कि एक बल लग रहा है एक ऑब्जेक्ट पे, मैं इसलिए इस पे जोर दे रहा हूं क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। मान लीजिए कि ये बल लगा दिया हमने, ये ऑब्जेक्ट आपने लगाया बल और आपने बल यहां तक लगाया है, इसके बाद फिर थोड़ा सा हिम्मत दिखाया और यहां तक आपने बल लगाया और इसके बाद आपने छोड़ दिया इसको। अब ये क्या हुआ कि यहां से चलते 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 यहां आया, ये लुढ़क के ऐसे, और ये वस्तु अब यहां आ गया है। मान लीजिए वो आपने यहां के बाद ढकेल के छोड़ दिया है, यहां तक लगाया, यहां तक लगाया, यहां भी लगाया, आपका बल लग रहा है यहां तक, यहां के बाद आपने उसको ढकेल दिया और वो जो फिर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन आपके बल के बदौलत नहीं, उसमें आपने जो ऊर्जा भर दिया है ढकेल के उसके बदौलत। तो अब मुझे बताइए कि आपने कार्य किया कितना। मैंने कहा शुरू में कि ध्यान रखिएगा, जहां तक आप बल लगाएंगे वहीं तक काउंटिंग होगा कि आप काम किए हैं, उसके बाद वो अपने मन से गया है, आप नहीं काम किए हैं उसमें। यानी कि फोर्स के द्वारा जहां तक डिस्प्लेसमेंट हुआ है वहीं तक कार्य होगा, ढकेल देने के बाद नहीं। ठीक है, समझ रहे हो आप? ये मेरा कहने का मतलब है। कोई दिक्कत? जैसे एक बैलून है, इस पे यहां फोर्स लगा दिया, ये बैलून मान लीजिए कि अब ऐसा हो गया, यहां बल लगाया गया है, ठीक है, और फिर ये छोड़ दिया, लगाया यहां तक फिर छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद वो अब चूंकि बैलून है तो अपने आकृति में आ जाएगा। तो आकृति में आने तक उसका काम नहीं है भाई, जितना दूर तक लगाया था डिस्प्लेसमेंट हुआ था और जितना दूर तक बल लगाया था उतना ही दूर तक। जैसे किसी चीज को धक्का देते देते गया और ढकेल दिया और वो चला गया 50 किलोमीटर और धक्का दिया मैंने 10 किलोमीटर तक, तो मेरा काम कितने किलोमीटर तक होगा? हाँ ठीक है, चलिए समझ गए आप। बस ये बात समझ रहे थे पहले से? देखो परिभाषा तो मालूम था, लेकिन ये नहीं पता होगा कि जितना देर तक फोर्स लगाएंगे उतना ही देर तक काउंट होगा वर्क। ठीक है, अब जरा लिख लीजिए इसको सामान्य भाषा में। अगर सरल सामान्य भाषा में बात करेंगे तो किसी एक्टिविटी को करना कार्य कहलाता है। तो आप लिखना चाहें तो लिख लें, क्रिया को संपादित करना कार्य कहलाता है। जैसे जैसे चलना, पेड़ काटना, पंखा हिलाना, किसी को थप्पड़ मारना, कुछ भी करो वो क्या है? काम है। अभी थप्पड़ मारना कौन काम है? मतलब मैंने थप्पड़ मारना काम नहीं है, मतलब कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो वो काम है। काम का थोड़ा सा साइंटिफिक
परिभाषा लिख लेते हैं, मतलब अप्लाइड फोर्स जिस डायरेक्शन में हो, अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, फोर्स के दिशा में, यहां से ऐसे लगाए गए फोर्स के दिशा में, क्या हुआ? और बड़ा लिखें सर, थोड़ा और बड़ा लिखिए प्लीज। ओके ओके ओके, ठीक है ममता, मैं तो अपने ही बड़ा लिखता हूँ, 2 लाइन अटता है पूरे बोर्ड में, फिर भी मैं बड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ। गुड आफ्टरनून। क्या लिख रहा था मैं? जैसे लगाए गए फोर्स के दिशा में, दिशा में बोलूं तो डायरेक्शन में हुए डिस्प्लेसमेंट को कार्य कहा जाता है। वर्क डन, ठीक है। अगर आप बल लगा रहे हैं और उसी दिशा में क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है वो वस्तु, तो आप कहिएगा कि बल लग रहा है, मतलब कार्य हो रहा है। आप अगर किसी वस्तु में खूब लगाइए, सर पीट के रख दीजिए, उसमें अगर विस्थापन नहीं हो रहा है तो कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है, हो गया, ये समझ में आया, ये लाइन समझ में आ गई होगी। देखिए, कार्य जो है ये बताता है फॉर्मूला वर्क, इसको कैसे, सिंबल क्या है इसका, W, क्या है, और ये जो W है ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपको याद है इसका मतलब क्या है, ये दोनों सदिश हैं और प्रोडक्ट हो रहा है अदिश, इसको बोलेंगे सदिशों का अदिश गुणनफल। बोलेंगे क्या, सदिशों का अदिश गुणनफल। मतलब इंग्लिश में लिखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ स्केलर क्वांटिटी। क्या है ये, डॉट प्रोडक्ट ऑफ स्केलर क्वांटिटी, मतलब सॉरी वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी का जब डॉट प्रोडक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, अदिश गुणनफल। और उसमें क्या लिखा जाता है, कॉस थीटा, याद है ना, एफ एस कॉस थीटा लिखा जाता है इसको। W बराबर क्या होगा, मैं अभी बता रहा हूं, इसको इंग्लिश में आप क्या लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर क्वांटिटी का, क्या है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट होते थे वेक्टर क्वांटिटी में। जब मैं बता रहा था उनके अलजेब्रा को, तो हमने बताया था जोड़ने का नियम, और एक बताया था कि गुना होता है। तो गुना 2 तरह से होता था, एक क्या होता है सदिश का सदिश से गुणनफल, तो उसमें हमने डॉट प्रोडक्ट किया था, तो उसको बोलते हैं सदिशों का अदिश गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट। एक किया था क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें होता है कि 2 जो सदिश क्वांटिटी होते हैं, सदिश राशि होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, उनका प्रोडक्ट होता है क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब क्रॉस का प्रोडक्ट ऐसे साइन देके किया जाता है। और जब, ठीक है, जब 2 सदिशों का प्रोडक्ट किया जाता है तो क्या मिल सकता है, अदिश भी मिल सकता है, और लेकिन जब 2 अदिशों का किया जाता है तो केवल अदिश मिलता है। सदिश अदिश, तो सदिश भी मिल सकता है, अदिश भी मिल सकता है, सदिश सदिश, सदिश मिल सकता है, अदिश मिल सकता है, लेकिन अदिश से अदिश से करेंगे अदिश ही मिलेगा। अदिश जब भी मैं बोलूं तो स्केलर क्वांटिटी। ये बात समझ में आ रही है सबको?
इसका मतलब है कि आप जितना बल लगाएंगे उतना डिस्प्लेसमेंट होगा, तभी क्या कहलाएगा? वो कार्य कहलाएगा। ठीक है, चलिए, तो F cos थीटा को हम WFS बोलते हैं। अब इसका SI यूनिट बताइए। SI यूनिट देखिए, F क्या है? न्यूटन, न्यूटन है ना, और S क्या है? मीटर पर सेकंड। अच्छा, जब भी मालूम ना हो तो इस तरह के चीजों को आसानी से निकाल सकते हैं। आप वर्क का पूछ रहा है कि SI यूनिट क्या है, मान लीजिए आपसे वर्क का SI यूनिट पूछे, तो आपके दिमाग में इतना तो है ना, FS होता है। इसका FS क्या होता है? बल गुने विस्थापन, यही तो होता है इसका फॉर्मूला। बल को मतलब F और F का मतलब ma, यही तो होता है। m का मतलब मास, तो kg, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और विस्थापन का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो भाई कि kg और मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहां लिख देते हैं, कहां गया? हाँ, n का क्या होगा? न्यूटन, न्यूटन, 1 न्यूटन बराबर कितना? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर। और पहले से क्या है? पहले से स्क्वायर है ही इस पे, सेकंड। तो अब क्या हो जाएगा इसका? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फिर ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। kg मीटर, गड़बड़ हो रहा है, रुको भाई, ठीक है, तो मीटर ही तो होता है। अच्छा, मीटर पर सेकंड लिख दिया मैंने, मीटर पर सेकंड। डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्टेंस, एस मीटर होता है सिर्फ, ठीक। अब यहां बोलिए एन का, kg मीटर पर सेकंड, ऐसे होता है ना। अब यहां से क्या हो जाएगा? मीटर पहले से है, पहले से है ना मीटर, तो इसमें क्या हो जाएगा? kg मीटर स्क्वायर, सही लिख रहा हूं मैं? फिर माइनस एक गड़बड़ हो गया, एक मिनट रुको भाई। इसका क्या हो जाएगा? एफ ए न्यूटन बराबर एम ए, एक बार देख ही लेते हैं। न्यूटन है ना, तो न्यूटन को क्या बोलते हैं? एम ए। रुक जाओ, या तो तुम सही बता दो या तो मुझे निकाल लेने दो। चलो, एफ का होता है एम ए और एस होता है, एस का क्या होता है? मीटर। तो एम को हम क्या बोलेंगे? केजी, और ए को क्या बोलेंगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और पहले से है क्या है? एम, तो एम स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा? न्यूटन का वर्क का। अब इसे मिटा दूं, इसे हटा देना, ठीक है। समझ में आई बात? अब हम इसको क्या बोलेंगे? जूल। क्या बोलेंगे? जूल, इसको बोलते हैं जूल। 1 जूल केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर सेकंड पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलेंगे? जूल। और 1 जूल बराबर होता है, सीजीएस में अगर लिखेंगे तो 10 का पावर 7 अर्ग। क्या होता है? इसको सीजीएस में कैसे लिखेंगे? सीजीएस में, ये तो एसआई यूनिट हुआ। सीजीएस पद्धति, केजी को क्या लिखेंगे? ग्राम, और मीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और एस तो एस है ही, तो सीजीएस जी सीएम स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। ये जो होता है क्या होता है? अर्ग। जैसे ये जूल होता है ना,
वैसे है GCM² पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है? अर्ग होता है। और 1 जूल बराबर कितना अर्ग? 10 का पावर 7 अर्ग। ठीक है, 1 जूल बराबर कितना? 10 का पावर 7 अर्ग। 1 जूल बराबर 10 का पावर 7 अर्ग। और जो इसका एसआई यूनिट होगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे आप आपस में बात मत करिए यार, कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लीजिए, या तो दूरी पे रहिए। 10 का पावर 7 कैसे आया? कैसे आया? अर्ग होता है। 10 का पावर 7 अर्ग नहीं होता है इसका। अच्छा, कैसे आया? 10 का पावर अर्ग कैसे आया? ये होता है, आप याद कर लीजिए इसको। निकालने का मेथड, फिर मेथड देखना पड़ेगा इसको, फिर कैसे निकालेंगे, कैसे अर्ग होगा। ठीक है, नहीं वो तो बता दिया जाएगा, आपको याद करने से मतलब है। इसका मेथड नहीं सीखना होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खासकर, कि भाई कैसे इसका प्रोसीजर है, मतलब एक एक चीज का। अब तो इसका पता है आपको, 2 वेक्टर का कंपोनेंट ब्रेक करने की क्या मतलब है जब कॉस्ट थीटा है। तो ये भी चीज पढ़ना नहीं है, बट आपको लिखवाना होता है कि FS cos थीटा। अर्ग कैसे आया? 10 का पावर 7 कैसे आया? ये सब का सॉल्यूशन है फिजिक्स में, बट आपकी जरूरत का काम का ही नहीं है। तो जब काम का नहीं है तो क्यों दिमाग लगाएं? जहां से प्रश्न बनता है वहां से हम बात करेंगे। चलिए, ये बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, अब हम इस कार्य में लिख लीजिए। लिख लिया आपने सभी ने? वर्क के बारे में अगर आपसे कोई वैसे स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न आ जाए तो आप डील कर सकते हैं। इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है लगाए गए फोर्स तक ही होता है। ठीक, चलिए अब हमें पढ़ना है, कार्य हो गया, कार्य इतना ही पढ़ना है अब एनर्जी, वर्क, पावर, एनर्जी। तो अब पढ़ेंगे हम पावर के बारे में, शक्ति के बारे में, शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो बताइए शक्ति के बारे में। अच्छा, इंपल्स इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। जब हम एनर्जी पढ़ेंगे तो हम आपको इंपल्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी, तो अभी पावर के बारे में लिखना है, शक्ति के बारे में। हाँ, वर्क बाई दर को, जब भी दर आए, रेट आए, तो क्या मतलब है रेट का? कितना समय में कितना। अच्छा एक बात बताइए, बहुत मोटा व्यक्ति है, ठीक है, और एक छोटा आदमी है, मतलब बहुत पतला छोटा आदमी, दुबला पतला आदमी। वो क्या कर रहा है कि एक ईंट को, मतलब आधे घंटे 30 मिनट में वो 500 ईंट को रख रहा है, और एक मोटा व्यक्ति है, वो आधे घंटे में बहुत ज़्यादा ईंट को नहीं रख पा रहा है। मतलब ये मान के उसको कितना ईंटा रखवाए थे हम? 500। इसको बोलेंगे 200 रख रहा है। अभी शक्ति किसका ज़्यादा है? लेकिन वैसे आप देखेंगे तो बोलेंगे अरे यार ये आदमी मोटा है, ये ज़्यादा पावरफुल है। नहीं, यहाँ होता है काम करने के रेट से आपको शक्ति, साइंस में काम करने के रेट। ठीक है, तो शक्ति डाल लीजिए, पावर, शक्ति क्या होता है? शक्ति का डेफिनेशन, अरे कुछ एग्जाम्पल देना था, जो एग्जाम्पल प्रश्न पूछे जाते हैं उसका, वर्क का, तो थोड़ा मुझे समझा देने दीजिए। जैसे ये लाइन चल रहा था ना आपका, ये वाला, तो थोड़ा सा इस पे देखिए। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और जमीन से सामान उठाया और अपने सिर पे रख लिया, कुछ भी, और खड़ा रहा वर्षों तक। तो मुझे बताइए कि उसके सिर और उस ऑब्जेक्ट के बीच में, मतलब रखा है तो कुछ काम किया उसने? क्योंकि टोकरी तो रखा, क्यों क्यों क्यों? वर्क डन क्या होगा? विस्थापन नहीं हुआ, इसलिए 0। अच्छा, अब ये तो कंडीशन है कि विस्थापन नहीं हुआ, इसलिए 0 है। लेकिन कोई एक व्यक्ति सिर पे टोकरी रखा और लगा चलने, और मीलों दूर चल रहा है,
अब बताइए डिस्प्लेसमेंट है, मतलब वर्क हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, cos थीटा जो बोलते हैं वो एंगल, क्योंकि आपका जो सर है वो बल लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है परपेंडिकुलर, और आप चल रहे हैं इधर से, तो बीच में कितने का डिग्री बना? 90 का। और cos 90 क्या होता है? क्योंकि एफ एस cos थीटा होगा ना, वर्क बराबर, तो ये जब 90 होगा तो क्या हो जाएगा? वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। तो इस तरह से 2-4 एग्जाम्पल करके पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति, अच्छा एक व्यक्ति सामान लिया और सीढ़ी पे चढ़ा और फिर उतर गया, कुछ काम किया? नहीं। हाँ, लेकिन अगर सामान लिया और एक जगह से चढ़ा दूसरे जगह उतर के सामान रख दिया, तब बताइए। अरे इधर से चढ़ा सामान सर पे लेके और फिर जाके दूसरे जगह पे उतर के रख दिया, तो बताओ हुआ कि नहीं? अब तो हुआ ना भाई, तब तो काम हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, रख भी दिया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिधर बल लगाया उधर रखा। लेकिन जब व्यक्ति खड़ा रहे, कूली सर पे कितना भी वजन का सामान ले ले और बहुत देर तक वो कूली खड़ा रहता है तो कोई काम नहीं है, चलते रहता है तो भी कोई काम नहीं है। मतलब उसको दिखना चाहिए कि कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है बल लगाने के दिशा में या बल के हिसाब से। उतारेगा जब तक तब तक कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, मतलब उस पर कोई वर्क नहीं। फिजिक्स यही है ना भाई, क्या करें, दिखना चाहिए काम, ठीक है? तब भी नहीं, वर्षों तक चलता रहे। एक बार तो भाषा है ये प्रश्न में कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति वर्षों तक सर पे टोकरी रख के चल रहा है, तो क्या मतलब है? जब चल ही रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो कर रहा है, बट उसके बीच में एंगल भी तो देखना है, cos थीटा वाला हिसाब, एफ एस cos थीटा, तो इस हिसाब से वो थीटा 0 हो जाएगा, तो कोई वर्क डन इसमें नहीं होगा। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल है जो आपको, हाँ पावर तो लगता है, मतलब आप काम तो कर रहे हैं, बट काम ये भी तो कर ही रहे हैं, हम जैसे खूब दम लगा रहे हैं, रोज दम लगा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। आपके शरीर पे भले ही फर्क पड़ेगा, थोड़ी देर में पसीना से टप टप लबालब हो जाइएगा, लेकिन काम कुछ नहीं दिखेगा। चलिए, तो इतना ही है इसमें, इतना ही जो एग्जाम्पल है वो ध्यान में रखना है, आपको समझना है बस बेसिकली कि क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इतना सोचना है। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो तो क्या था? पावर। बताइए पावर का क्या है? शक्ति। शक्ति से पहले ऊर्जा पढ़ लेते हैं, बाद में शक्ति पढ़ेंगे। ऊर्जा को क्या बोलते हैं? क्योंकि कार्य करने की क्षमता को, कार्य हमने पढ़ लिया, तो उसके क्षमता को, कैपेसिटी को हम ऊर्जा कहते हैं कि द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? एक प्रश्न पूछूंगा मैं इससे, बहुत बेहतरीन, आपको जवाब देना है, ठीक है? मैं पहले प्रश्न पूछ देता हूं, फिर कंसेप्ट बताऊंगा, अगर आप बता सकते हैं तो बताइएगा। चलिए, क्वेश्चन है आपके सामने, किसी ऑब्जेक्ट का ऐसे अलग अलग द्रव्यमान, अलग 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 द्रव्यमान का संवेग स्थिर है, अलग अलग द्रव्यमान के वस्तु का संवेग, मतलब मोमेंटम, डिफरेंट मास वाले ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है वो स्थिर है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 4 ऑप्शन है आपके पास। अधिक मास वाले का, अधिक मास वाले का अधिक होगा। दूसरा ऑप्शन है
कि कम मास वाले का कम होगा या कम मास वाले का अधिक होगा। सी नंबर है अधिक मास वाले का कम होगा या इनमें से कोई नहीं। क्या ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा है? ये बनेगा एनर्जी से ही। अलग अलग द्रव्यमान है, मास अलग अलग है, वस्तु का संवेग स्थिर है, मोमेंटम स्थिर है, काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले एनर्जी पढ़ लेते हैं, फिर हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताएंगे। तब ये सॉल्यूशन दे के ही जाएंगे, आपको बता के जाएंगे, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हाल ही में 2024-25 इसमें कहीं कहीं एग्जाम हुए हैं, उसमें इस तरह के 2-2, 3-3 प्रश्न दिख गए। तो हमको लगा कि भाई अच्छा ये प्रश्न वैसे पूछे गए हैं, इसमें बहुत गहरा समझ है। आपको वैसे देख के याद कर लीजिए नहीं बनेगा, इसका सोचना पड़ेगा पहले क्या होगा इसका उत्तर। तो शुरू करें पहले एनर्जी, फिर हम इसको डील करके चलेंगे। इस प्रश्न को कैसे बनेगा इस पे बात करेंगे। आइए, एनर्जी बताइए क्या होता है? ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कैपेसिटी। लिख लेंगे आप इंग्लिश में, कैपेसिटी टू डू वर्क। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा को कैसे इंडिकेट करते हैं? कार्य करने की क्षमता जब ऊर्जा होती है तो ऊर्जा को कैसे, इसका एसआई यूनिट क्या है? अच्छा, जो अभी बताए थे वर्क, वो कौन सा राशि है? अदिश राशि, क्योंकि उन दोनों सदिशों का जो गुणनफल था वो अदिश मिलता था उसमें। चलिए, ये कौन सा राशि है? ऊर्जा क्या है? अदिश राशि है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, ये अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, इसका एसआई यूनिट क्या है? इसको जूल बोलते हैं, जूल से सूचित करते हैं। ठीक है, अगर सीजीएस में देखें तो सीजीएस में इसे अर्ग बोलते हैं। सेम होता है जूल और अर्ग। सीजीएस में इसे जूल या सीजीएस में इसे अर्ग बोलते हैं और एसआई यूनिट इसका जूल होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। एनर्जी कितने तरह के हो सकते हैं? 3। ठीक, वेरी गुड। और कोई बता सकता है एनर्जी कितने तरह के हो सकते हैं? कायांतरित, कायांतरित, हाँ बताइए, बता सकते हैं आप में महिलाएं कोई बता सकता है? अरे बोलो भाई, ऊर्जा तो 2 टाइप के होते हैं। आप दोनों नहीं, आप कोई नहीं, अरे ठीक बात है भाई, ऊर्जा है। आपको ये मालूम है ना कि ऊर्जा कैनॉट बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा को हम न तो बना सकते हैं और नहीं नष्ट कर सकते हैं। तो जब ऊर्जा एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो 2 ही टाइप के कैसे होंगे? सोलर एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी होता है, हीट एनर्जी होता है ना, न्यूक्लियर एनर्जी होता है, मास एनर्जी होता है, द्रव्यमान ऊर्जा है। कौन से बेसिस पे? मैंने ऐसे बोला, तो आपको ऐसे बोलना चाहिए कि सर ऊर्जा के अनेक रूप हैं, कई फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो हम इसी बात को लिखेंगे कि ऊर्जा
कई तरह से होते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? ऊर्जा कई प्रकार के होते हैं, जिनमें मुख्यतः जो आपके नॉलेज में होना चाहिए वो क्या है? मैकेनिकल एनर्जी, फिर होता है मास एनर्जी। देखिए मैकेनिकल एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा, इसको क्या बोलते हैं? द्रव्यमान ऊर्जा। फिर क्या होता है? केमिकल एनर्जी, जिसको रासायनिक ऊर्जा बोलते हैं। सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। इस तरह से बहुत सारे एनर्जी होते हैं, ठीक है। हमें जो पढ़ना है वो मैकेनिकल एनर्जी और द्रव्यमान मास ऊर्जा पढ़ना है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं मैटर, और मैटर के अलावा हम मैकेनिकल एनर्जी को पढ़ते हैं। मैकेनिकल भौतिक ऊर्जा क्या होता है, फिजिकल एनर्जी क्या होता है, सारी चीज फिजिकल में आएंगी। इसे बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा, जिसे आप बोल रहे हैं कि सर इसे काइनेटिक, उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा, और पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं स्थैतिक ऊर्जा, ठीक है। अभी मैकेनिकल को यांत्रिक बोलते हैं, अभी थोड़ा सा सीखेंगे मैकेनिकल क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है। ये एनर्जी लिख लीजिए, इस एनर्जी को आपको बताएंगे हम क्या क्या होता है, ये तमाम तरह की एनर्जी, तो लाइन से चलेंगे। और भी बहुत सारे एनर्जी हैं इसमें, वो भी पढ़ेंगे, जैसे तापीय ऊर्जा, टेम्परेचर ऊर्जा, हीट एनर्जी, ठीक है। हाँ हाँ लीजिए, पवन ऊर्जा भी लिख लिया आपने। इसमें हम ये पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी, और फिर पढ़ेंगे मास एनर्जी। भाई मास एनर्जी तो कम से कम आपको बताना चाहिए, आप सबके दिमाग में था काइनेटिक एनर्जी। न्यूटन, आइंस्टीन ने इतना बड़ा रिसर्च किया, E=mc², जिसने मास एनर्जी थ्योरी दिया, थियरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, अपेक्षिता सापेक्षिता का सिद्धांत दिया। आप इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, जबकि खेल यही करता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि सापेक्षिता का सिद्धांत निम्न में से किससे संदर्भित है। अपेक्षिता का सिद्धांत क्या है, या थियरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, या पूछा जाता है कि न्यूक्लियर एनर्जी और एटॉमिक एनर्जी का निर्माण किस एनर्जी से हुआ है। अजीब हाल है, मतलब ये तो कम से कम ध्यान पे रखना चाहिए था आपको, ठीक है। कोई बात नहीं है, अभी हम सीखेंगे जो परीक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी होता है। मैकेनिकल एनर्जी, चलिए मैकेनिकल एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी को हिंदी में यांत्रिक ऊर्जा। देखो मैकेनिकल एनर्जी दरअसल क्या है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को मिलाकर मैकेनिकल एनर्जी बोला जाता है। यानी कि जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों कंबाइंड रूप से अगर प्रतिरूप मतलब किसी फॉर्म में हो, तो उसको हम यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। क्या? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब बात बनती है कि सर काइनेटिक एनर्जी क्या है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो हम इसमें दोनों को सीखेंगे। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, या इसको बोलते हैं। किताब कौन सा प्रीफर करते हैं आप साइंस के लिए? हाँ, एनसीईआरटी सबके पास है। तो बताओ ये कौन से क्लास का चल रहा है? 9th क्लास का चल रहा है। और 9th क्लास का किताब जाकर जरूर पढ़िएगा घर पे, ठीक है। और प्रश्न करने के लिए इस चैप्टर से 2 किताब जरूर आपके पास होना चाहिए, घटना चक्र
और दूसरा लूसेंट, चैप्टर वाइज, लूसेंट का चैप्टर वाइज। ठीक है, तो ये होना चाहिए। लूसेंट का जो चैप्टर वाइज है वो अब टफ काम नहीं है, वो जमाना टल गया जब ऐसा प्रश्न आता था, लेकिन फिर भी आपको चीज़ें याद रहे, बेसिक तो याद रहे कम से कम। जो घटना चक्र पढ़ेंगे वो फिर भी पीसीएस के लेवल के सवाल उसमें मिल जाएंगे, घटना चक्र में पीसीएस के लेवल के सवाल मिल जाएंगे। लूसेंट में आपके हर तरह के प्रश्न मिल जाएंगे, छोटे से लेके बड़े तक, सीजीएल, एसएससी, तमाम तरह के। लेकिन टॉपिक वाइज आप पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में तो हो जाएगी बातें, लेकिन पढ़िएगा। काइनेटिक एनर्जी कोई बता सकता है क्या है? तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतना शांत मत रहो। एक शेर है, तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें दी तुझे कि गला बैठ गया, इतनी आवाजें दी तुझे कि गला बैठ गया, तेरा मेरा लड़ना भी मोहब्बत है जाने जा तुझे क्या मालूम, चीखती तुम रही और मेरा गला बैठ गया। जोर से तालियां बजनी चाहिए थी, लेकिन तुम इतना मरियल किस्म के आदमी हो भाई। बस बस बस, ठीक है। तो काइनेटिक टाइम हो गया क्या? अभी है ना टाइम? हाँ, 5-10 मिनट में 2-4 बार एक्सरसाइज करवा देंगे आपको। काइनेटिक एनर्जी क्या है? जब कोई वस्तु मोशन में होता है तो मोशन के वजह से जो उसमें एनर्जी डेवलप होती है वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो एक सामान्य बात है कि जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई वस्तु गति में हो तब उसमें गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, या इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलेंगे इसको? काइनेटिक एनर्जी। जब कोई वस्तु या जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो इसको क्या बोलेंगे हम? काइनेटिक एनर्जी। जैसे अगर मैं दौड़ रहा हूं तो मेरे में कौन सी एनर्जी काम करेगी? काइनेटिक एनर्जी। जब कोई ट्रेन चल रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला मिलता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है, ये कहने का मतलब ये है, ठीक है, ये कहने का क्या मतलब है काइनेटिक एनर्जी का? कि जब कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें मास होगा कि नहीं होगा? मास होगा ना। और v वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो मास वाला ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसमें जो एनर्जी होगा उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। 1/2 mv²। 1/2 mv²। ये फॉर्मूला किसका होता है? काइनेटिक एनर्जी का। अभी अपने पास टाइम है 5-6 मिनट। उस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट और सीखना होगा, ठीक है? कल बताएंगे? आज ही बताएंगे ना? ठीक। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। ये फॉर्मूला किसका होता है? काइनेटिक एनर्जी का। अब हम सीखेंगे मोमेंटम। क्या सीखेंगे? मोमेंटम। मुझे बताइए मोमेंटम क्या होता है? न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आपने पढ़ा था मोमेंटम? पढ़ा था ना? हाँ, P जो होता है mv होता है मास गुने वेलोसिटी, मास गुने वेलोसिटी। तो संवेग होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो उस मास वाले उस ऑब्जेक्ट में उस वस्तु कितनी गति में है, गति की मात्रा क्या है, वो क्या बताता है? संवेग। क्वांटिफाई द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि कितने मात्रा में मोशन में है किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट, वो कौन बताता है? मोमेंटम। मोमेंटम का जो सिंबल है, मतलब किसी वस्तु
की गति की मात्रा, या इसको बोलते हैं क्वांटिफाई द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दिख रहा है, कट रहा है, इसको कैसे लिखेंगे? क्वांटिफाइज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु की गति की मात्रा बताता है मोमेंटम, और मोमेंटम जो होता है इसका जो सिंबल होता है वो होता है P, और जो P बराबर होता है वो मास गुने वेलोसिटी, P इक्वल टू mv। P इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू द्रव्यमान, ये होता है मोमेंटम। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, तब जाके उस सॉल्व करोगे वो क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन में दम था। अब क्या करेंगे, इसका रिलेशन किससे करेंगे? काइनेटिक एनर्जी से। यानी कि जो मोमेंटम है और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है, उसी दोनों के रिलेशन पे वो प्रश्न पूछा गया था, और लगातार 3 स्टेट में पूछा गया। और हाल ही में, ऐसा नहीं कि बहुत साल पहले, ये अब का ट्रेंड है कि 2 कंसेप्ट को मिला के और फिर प्रश्न किया जा रहा है। तो क्या अब देंगे टॉपिक? समझ में आया मोमेंटम? मोमेंटम क्या है? हाँ, कितनी मात्रा में गति कर रहा है कोई वस्तु, उसका क्वांटिफाई। ठीक, इसीलिए ना इससे पता चलता है कि आपको कितना चोट लग जाएगा। हमने न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन में बताया था ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो यही है। अब हम जो टॉपिक देंगे वो लिखेंगे रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। हिंदी में क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में संबंध, इसको बोलेंगे गतिज ऊर्जा। हाँ, गतिज ऊर्जा एवं संवेग के बीच संबंध। गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच संबंध आपने इससे पहले पढ़ा था कहीं, गतिज ऊर्जा और काइनेटिक एनर्जी के संबंध? तो बताइए जरा फॉर्मूला। 9th क्लास में? नहीं, 9th क्लास में रिलेशन नहीं, 11th में रिलेशन है। अभी प्रश्न कर रहा है तो हम क्या करें, हमको बताना पड़ेगा। 9th क्लास में रिलेशन नहीं पढ़ना। आपने पढ़ा था कोई रिलेशन? 9th में रिलेशन नहीं। हाँ हाँ, अच्छा चलिए, ठीक है भाई, ठीक है। मतलब बता रहे हो कि हम कितने पुराने हैं। तो रिलेशन बता रहे हैं, तो सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है, और हमको चूंकि काइनेटिक एनर्जी से मोमेंटम को चेंज, मतलब रिलेशन बनाना है, तो हमारे दिमाग में है कि भाई P जो होता है मोमेंटम होता है, और ये होता है mv, और इसमें भी mv है। कौन सा खेला करें, क्या करें कि या तो हम इस v² को हटा देंगे या m को भी स्क्वायर कर देंगे, तभी तो होगा। मान लो कि इसमें स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अरे बोलो। उसी तरह से या तो इसका हटा देंगे तो यहां P हो जाएगा, या तो स्क्वायर दे देंगे, तो स्क्वायर देना ज्यादा आसान है। क्या इसमें 1 से गुना कर सकते हो? बोलो, अरे बोलो। हाँ, अच्छा, इस 1 के बदले m/m कर सकते हो? बोलो, कर सकते नहीं कर सकते? बात एक ही बात है, लेकिन हमसे इससे फायदा निकल जाएगा।
1/2 m क्या हो जाएगा अब, m और m मिलके क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि m स्क्वायर v स्क्वायर और नीचे बचाएगा m। अब हमको यहां से एक चीज मिल गया, यहां पे m स्क्वायर v स्क्वायर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई एम। अच्छा 2m है ना, तो ठीक, हाँ ठीक है, 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अच्छा हमने एक कंसेप्ट बताया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है उसको हटाने के लिए कांस्टेंट दिया जाता है, तो लगाने के लिए हम कांस्टेंट हटा लेंगे। तो बताओ कांस्टेंट हटा लें, तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर बटे 2m। बोलो ऐसे लिख सकते हैं। अब रिलेशन हुआ ना, हाँ ये 2 नहीं होगा भाई, पी स्क्वायर इजकल टू m, ये हो सकता है, 1/2 हट गया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लग गया। क्या सभी को समझ में आ रही है बातें? अब मुझे बताओ वो जो फॉर्मूला द्रव्यमान किसका ज्यादा होगा, तो सोचो काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा होगा। मान लो कि 2 अलग अलग मास था ना, तो इधर मास जिसका ज्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी कम, और जिसका मास कम उसका काइनेटिक एनर्जी। देख रहे हो कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, वो सामान्य रूप से नहीं बनता क्योंकि यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन था वो, और यही करेगा बीपीएससी, यही डालेगा। क्या करोगे तुम फिर? याद करने से नहीं चलेगा, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करने से चले। नहीं समझ में आया क्या अभी भी? सबको आ गया? चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर हम आगे बढ़ेंगे।